पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुसलमान की, उसमें तुरंत जो भी राजनीतिक दल मुसलमानों की हिमायत में खड़ा होगा, बोलेगा, उसे तुरंत हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ इस तरह से प्रचार किया जाएगा कि एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को उसमें बल मिलता है, मौका मिलता है। और हम जानते हैं कि केवल ये राजनीतिक स्तर पर नहीं, मीडिया के स्तर पर भी यही हो रहा है। मीडिया भी इस नैरेटिव को, इस विमर्श को मजबूत करने में, पुख्ता करने में योगदान दे रहा है। सबसे आखिरी उम्मीद होती थी सुप्रीम कोर्ट, उसको भी शक की निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं इस मसले पर इसका क्या स्टैंड होगा, क्या फैसला आएगा, और डरे हुए इंतज़ार करते हैं कि फैसला आने पर क्या हमें सुनने को मिलेगा। पसमानदा के बारे में मेरी जितनी जानकारी है वो सब अली अनवर साहब की बदौलत ही है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जैसा कि अभी अभय जी ने भी कहा कि पसमानदा का सवाल चूँकि उस तरह से भारतीय राजनीति के केंद्र में नहीं आया, बहस का विषय नहीं बना है, इसलिए हम लोगों ने भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोगों से मतलब जो इस तरह के पत्रकार, सोचने, लिखने, पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी इस तरह बहुत ध्यान नहीं दिया है। अब जैसा कि अभय जी ने कहा कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए माननीय मोदी जी का कि उन्होंने इस सवाल को भारतीय विमर्श के केंद्र में लाने में योगदान दिया है, हम लोगों को सोचने के लिए विवश किया है। और उसके बाद से तमाम राजनीतिक दल सोचने लगे हैं, और उसके बाद से आप देख ही रहे कि अनवर साहब लगातार ख़त लिख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी जहाँ भी ऐसा लगता है कि इस विषय के, इस मुद्दे पे पहुँचने से उसे थोड़ा सा वज़न मिल सकता है, उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस शुरू हुई है इस दिशा में। मुझे लगता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल पर विचार करने के पहले ये बहुत ही बर्बर समय है, एक ऐसा समय है जब हम देख रहे हैं कि हमारी एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ढहाया जा रहा है। एक एक मतलब अब तो हम लोग जो सबसे आखिरी उम्मीद होती थी सुप्रीम कोर्ट, उसको भी शक की निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं इस मसले पर इसका क्या स्टैंड होगा, क्या फैसला आएगा, और डरे हुए इंतज़ार करते हैं कि फैसला आने पर क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो एक ऐसे समय में जब हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हों, नफ़रत और हिंसा के बीच हम रह रहे हों, डरे हुए हों और डराया जा रहा हो हमें हर तरफ से, और ख़ास तौर पर उस राजनीति में जब अल्पसंख्यकों को लगातार हाशिए में धकेला जा रहा हो। जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो सिखों की बात नहीं होती है, उसमें मोटे तौर पर मुसलमानों की होती है, ईसाइयों की होती है, बाकियों की नहीं होती है। तो हम सिखों को बेशक अल्पसंख्यक हैं, जैन भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन क्या कोई उनको अल्पसंख्यकों की नज़र से देखता है? मेरे ख्याल से नहीं देखता है। इसलिए हमें ये दो जो समुदाय हैं इनको अलग करके ही इस सवाल पर विचार करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह का विमर्श चल रहा है उसमें अगर हम पसमानदा के सवाल को खड़ा करते हैं, आगे ले जाते हैं मुसलमानों के एक फ्रेम के अंदर में, तो उसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से होंगी, किस तरह से उसको लिया जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि ये सवाल उठा तो बहुत सारे राजनीतिक दलों को सांप सूंघ गया, वो कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? बल्कि ये कि देखिए कि हर मुसलमानों से जुड़े किसी भी सवाल पर अधिकांश दल चुप्पी साध जाते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इसकी दोनों वजह, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुसलमान की, उसमें तुरंत जो भी राजनीतिक दल
मुसलमानों की हिमायत में खड़ा होगा, बोलेगा, उसे तुरंत हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ इस तरह से प्रचार किया जाएगा कि एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को उसमें बल मिलता है, मौका मिलता है। और हम जानते हैं कि केवल ये राजनीतिक स्तर पर नहीं, मीडिया के स्तर पर भी यही हो रहा है। मीडिया भी इस नरेटिव को, इस विमर्श को मजबूत करने में, पुख्ता करने में योगदान दे रहा है। तो ऐसी सूरत में जब ये माहौल हो जिसमें मुसलमानों के पक्ष में एक भी बात बोलने से ये ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ता जाता हो, तो राजनीतिक दलों से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस सवाल पर, पसमानदा के सवाल पर खड़े होंगे और मुखर होंगे। ये एक विडंबना है, या पहले की केस 22 वाली सिचुएशन है जहाँ पर पसमानदा का सवाल है, वाजिब सवाल है, उस पर सोचा जाना चाहिए। ये एक प्रश्न यहाँ इस पर सोचा जाना चाहिए कि क्या पसमानदा के सवाल पर पहले क्यों नहीं बात उठी। मोदी के पहले छिटपुट स्तर पर कुछ बात होती रही, लेकिन पहले कोई भी राजनीतिक दल, आप बिहार को छोड़ दें जहाँ पर मेरे ख्याल से अली अनवर साहब की कोशिशों से ही जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे पर ये पसमानदा का सवाल आया, जब वो अति पिछड़े, अति दलित और पसमानदा को जोड़ने में लगे, अपनी एक अलग तरह का एक जनाधार तैयार करने की कोशिशों में जुटे, तो उन्हें वहाँ ये बात सूझी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कभी ये उस तरह से बड़ा प्रश्न नहीं बन पाया। तो ये सोचा जाना चाहिए क्यों नहीं बन पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मुसलमानों के पक्ष में बोलना ही इस समय एक बड़े अपराध के तौर पर देखा जाने लगा है। भले ही वो कितने ही वाजिब और ज़रूरी सवाल हो, उन पर बोला जाना बहुत ज़रूरी हो। जब अली अनवर साहब इस पर कुछ तैयार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे साझा किया था, तो उसमें 3-4 बिंदु ऐसे थे जिन पर मैंने उनसे बातचीत की थी। इसमें शायद दर्ज भी हैं अली अनवर साहब। तो ये जो पहला, इसमें पसमानदा केवल वोट बैंक नहीं है, वो सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा हैं। वो हमारा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है कि उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने की कोशिश करें। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से सैद्धांतिक प्रश्न लग रहा है, सैद्धांतिक विचार लग रहा है, जिसमें ये लगता है कि भाई जैसे हिंदुओं के पिछड़े हैं वैसे ही मुसलमानों में पिछड़े हैं, उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। दूसरा है, दलितों और अति पिछड़ों की तरह पसमानदा भी गरीब, उपेक्षित, पिछड़ा है, इसके एक हिस्से की हालत तो हिंदू दलितों से भी खराब है। विपक्ष डरे नहीं, पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का ज़रूर है, लेकिन ये रिलीजन और कास्ट न्यूट्रल है। इस नाम का न कोई धर्म है न कोई राजनीति, ये जमात सूचक शब्द है और भारतीय संविधान के दायरे में। अब इसमें देखिए, ये एक तरह का डर आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप पसमानदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसका एक ख़ास मायने निकाला जा सकता है। और इसलिए ये डरते सहमते हम ये बात कहते हैं कि इसे फारसी का ये शब्द ज़रूर है, लेकिन इसे उस संदर्भ में ना देखा जाए, धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए। तीसरा, पसमानदा अगर हर तरह से सशक्त होता है तो मुसलमानों में मौजूद, अब इस सवाल को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये केवल पिछड़े मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सारे समुदायों के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए ज़रूरी है कि पसमानदा समुदाय भी आगे बढ़े। इसलिए मैं इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग रखने की तरफ सोचता हूँ कि जैसे ही हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगते हैं, एक अल्पसंख्यक आइडेंटिटी के साथ इस सवाल को जोड़ देते हैं, तो एक खतरा फिर पैदा हो जाता है कि इस मुद्दे को सुना ही ना जाए। इस मुद्दे को या तो सुना ही नहीं जाएगा, या फिर इसे खारिज कर दिया जाएगा, या फिर इस पर 2-4 इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे कि या तो ये अलगाववादी है, विभाजनकारी है, इस तरह के विचार इससे नक्की कर दिए जाएंगे। ये खतरा मुझे इसमें दिखता है।
तो ये 4-5 प्रश्न थे जो मैंने अली अनवर साहब से डिस्कस किए थे। तो अब मैं अंत में बस संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि इस मौजूदा समय में क्या इस सवाल को, पसमानदा के सवाल को हम केवल पिछड़े मुसलमानों के सवाल के रूप में आगे रख कर ले जा सकते हैं, या इस लड़ाई को हमें दूसरे पिछड़े समुदायों के साथ जोड़कर, देखकर उनके साथ इसका कोई प्रोग्राम बनाकर आगे ले जाना होगा। अलग थलग अगर इसको आंदोलन के रूप में आगे ले जाते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, उससे कौन से राजनीतिक दल, कौन से विचारधारा लाभान्वित होंगे, इस पर गौर किया जाना चाहिए, उस खतरे को देखा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कि अगर वो गोलबंदी इस आधार पर होती है, धार्मिक खांचों के बजाय एक जो पिछड़ेपन और गरीबी, विषमता, इन सब सवालों को साथ जोड़कर अगर इसको देखा जाएगा, वो गोलबंदी की जाएगी तो वो ज़्यादा कारगर होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये एक फिर वही सवाल है कि यहाँ पर हम एक धर्म संकट में फंसे नज़र आते हैं कि जब हम उस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं तो उस तरह के लोग इन सवालों पर सोचने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति है, अगर लगातार इस दिशा में प्रयास किया जाए, लगातार कोशिशें की जाए जो राजनीतिक दलों को इन्फ्लुएंस करने की, उनको इस एजेंडे से जोड़ने की, और ख़ास तौर पर उस राजनीति को जो पिछड़े की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है, उससे अगर ये सवाल जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसका आधार भी बढ़ेगा, ज़्यादा प्रभाव भी बढ़ेगा और इसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, आपने मुझे इस मौके पर याद किया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार।